नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट की चोल शासन व्यवस्था और उनकी संस्कृति पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो चोलकालीन जो शासन व्यवस्था है उसमें सबसे पहला पायदान है राजा का। चोलों की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा ही समस्त शासन का केंद्र बिंदु था। उसमें असीमित शक्तियां केंद्रित थी। चोल नरेश बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। शासन प्रबंध में राजा को सहायता देने के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और कर्मचारी होते थे। बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। नागरिक प्रशासन को संचालित करने के लिए चोल साम्राज्य में सुसंगठित नौकरशाही भी विद्यमान थी। पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नगद वेतन के स्थान पर जमीन जायदाद प्रदान की जाती थी। प्रजा की स्थिति जानने के लिए सम्राट कभी कभी दौरे भी किया करते थे। चोल नरेश प्राय अपने जीवन काल में ही अपने ज्येष्ठ या योग्य पुत्र को अपना युवराज नियुक्त कर देते थे। युवराज राजा को उसके कार्यों में सहायता प्रदान किया करता था। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपूर्ण साम्राज्य को अनेक मंडलों यानी कि प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक मंडल को काटमों यानी कि बड़े क्षेत्र जो हैं उनमें विभक्त किया गया था। कोट्टम अनेक नाडुओं यानी कि जिलों में विभक्त थे और प्रत्येक नाडु में अनेक कुर्रम यानी कि गांवों का समूह होता था। मंडल का शासन राजा द्वारा नियुक्त किए गए प्रांतपति द्वारा संचालित होता था। वे प्रांतपति बहुधा राजकुमार अथवा राजवंशीय लोग होते थे। कभी कभी विजित देश के राजा को भी प्रांतपति बना दिया जाता था। मंडलों से लेकर ग्रामों तक का शासन उनकी सभाओं द्वारा संचालित होता था। नाडु की सभा में नाटर और नगर की सभा को नगर कहा जाता था। ग्राम की सभा उरार कहलाती थी। दान में दिए गए ग्राम चतुर्वेदी मंगलम कहे जाते थे। इनका प्रबंध सभा नामक संस्था करती थी और इनके अतिरिक्त व्यापारियों और शिल्पियों की भी अपनी अलग सभाएं होती थी जिन्हें श्रेणी अथवा पूग कहा जाता था। शासन प्रबंध में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। ग्राम शासन की बात करें तो चोल शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है उसका ग्राम प्रशासन। चोल साम्राज्य के ग्रामों के प्रशासन में जनतंत्र विद्यमान था। उरार और सभा नामक ग्राम सभाएं अपनी विभिन्न समितियों के द्वारा ग्राम का शासन चलाती थी। ये समितियां बैरियम कहलाती थी। ग्रामीण प्रशासन के लिए स्थायी समिति, तड़ाक समिति, कृषि समिति, न्याय समिति आदि अनेक समितियां होती थी। इन समितियों के सदस्य ग्रामीण जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते थे और इन समितियों का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताओं का भी होना अनिवार्य था। सदस्यों का निर्वाचन जो था वो लॉटरी द्वारा किया जाता था। ग्राम सभाओं पर विविध कार्यों की जिम्मेदारी थी। ये सिंचाई के लिए कुओं, नहरों और तालाबों का निर्माण कराती थी। ग्राम की जनता और फसल की रक्षा की व्यवस्था भी ग्राम सभा ही करती थी। वही भूमि कर को इकट्ठा करके राजकोष में जमा कराती थी। ग्राम सभा अपने गांव के मुकदमे भी सुनती थी और इसके अलावा हाट का प्रबंध, मंदिरों और सड़कों का निर्माण, मरम्मत, आपातकाल में सहायता देना भी इन्हीं का कार्य था। ये अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा साधारणतः उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु इनके कार्यों के निरीक्षण और उस पर नियंत्रण रखने के लिए राजा की ओर से अधिकारिण नामक एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता था। राजकीय आय व्यय की बात करें तो भूमि कर जो था वो राज्य की आय का प्रमुख सोर्स था यानी कि प्रमुख स्रोत था, जो प्राय उपज का 1/6 से लेकर 1/3 भाग लिया जाता था। भूमि कर अनाज या मुद्रा दोनों रूप में वसूल किया जा सकता था। अकाल या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट होने पर भूमि कर को कम या माफ भी कर दिया जाता था। भूमि कर के अलावा व्यापारियों से चुंगी कर भी वसूल किया जाता था। राज्य की खानों, वनों और सिंचाई जो साधन है उनसे भी राज्य को आय होती थी। इस आय का अधिकांश भाग सेना और नागरिक सेना पर खर्च किया जाता था। नागरिकों की जो सेवा होती थी उस पर खर्च किया जाता था। इसके अलावा राज्य सड़कों, बांधों, तड़ागों, नहरों, मंदिर आदि बनवाने में भी पर्याप्त धन खर्च करते थे। न्याय व्यवस्था इनकी सुसंगठित थी। न्याय प्रदान करने का कार्य स्थानीय संस्थाओं के जिम्मे था। इनके निर्णयों के विरुद्ध राजा के पास अपील की जा सकती थी।
न्याय प्रणाली में जूरी व्यवस्था भी प्रचलित थी। दंड व्यवस्थान जो था वो अत्यंत उदार था। हत्या के अपराधी को 16 गायों के मूल्य के बराबर अर्थदंड दिया जाता था। सैनिक व्यवस्था की बात करें तो इनकी जो सेना है सुशिक्षित और संगठित थी, जिनकी सैनिक संख्या लगभग इनकी जो थी वो 1.5 लाख थी। इस सेना में कई विभाग थे, जैसे अंगरक्षक सेना, अश्वारोही, हस्ती सेना, धनुर्धारी। इस सेना को राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। सैनिक छावनियों को कड़गम कहा जाता था। प्रधान सेनापति को महादंडनायक कहा जाता था। युद्ध समय राजा सेना का नेतृत्व करता था। चोल नरेश राजादित्य और राजाधिराज प्रथम युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हुए थे। स्थिर सेना के अतिरिक्त चोलों के पास संगठित और शक्तिशाली नौसेना भी थी और इसी सेना की सहायता से चोल नरेशों ने चेरों, मालद्वीप और श्रीविजय और लंका पर विजय हासिल की थी। अब इनकी संस्कृति के बारे में हम बात करें तो सामाजिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि समाज में परंपरागत 4 वर्ण विद्यमान थे, किंतु इस काल में मिश्रित उपजातियों और व्यवसायों के आधार पर अनेक नवीन जातियों का भी जन्म हो गया था। व्यावसायिक जातियों में ईदगाई, वत्तगाई आदि जातियां जो थी वो प्रमुख थी। ये जातियां अनेक उपवर्गों में विभक्त थी। समाज में जातियों के आधार पर विभिन्न मोहल्ले बने हुए थे। समाज में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और शूद्रों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। विवाह प्राय सजातीय ही होते थे, किंतु अपवाद स्वरूप अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। जनसाधारण में एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, किंतु राजवंश और धनी वर्ग एक से अधिक पत्नियां भी रखते थे। चोल समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, किंतु दास शोषण और अत्याचारों से मुक्त थे। समाज का एक बड़ा भाग श्रमिक वर्ग से संबंधित था, जिसकी आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी। चोल अभिलेखों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। चोल नरेश परांतक द्वितीय की रानी वनवन अपने पति के साथ सती हुई थी, किंतु यह प्रथा सामान्य और लोकप्रिय नहीं थी। धार्मिक जीवन की बात करें तो यह काल हिंदू धर्म का पौराणिक युग था। इस युग में शैव और वैष्णव धर्म का समान विकास हुआ। यद्यपि चोल नरेश शैव मतावलंबी थे, किंतु उनका धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत उदार था। राजराज प्रथम ने शैव होने के बावजूद विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए और बौद्ध विहारों का जो बौद्ध विहार थे उनको प्रचुर धन भी दान में दिया था। कुलोतुंग प्रथम ने भी बौद्ध विहार को एक गांव दान दिया था। चोल साम्राज्य में शैव और वैष्णव धर्म के मतावलंबियों को उपासना और प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस युग में वैदिक यज्ञों का प्रचलन काफी कम हो गया था। इस काल में राजाधिराज प्रथम द्वारा किए गए एक अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हमें मिलता है। अब साहित्य की बात करें तो साहित्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई इस काल में। यह काल तमिल साहित्य का स्वर्ण युग था। इस काल में अधिकांश जो ग्रंथ और लेख हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए। इस समय के संस्कृत ग्रंथों में वेंकट माधव रचित ऋग्वेद का भाष्य उल्लेखनीय है। इस युग के तमिल साहित्य सर्जन में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के साहित्यकारों का सम्मान योगदान था। कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में कंबन एक विद्वान है, उसने रामावतारम नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इसी समय कहते हैं एक जैन गोदन पर नामक विद्वान ने कलिंगतुर पर्णी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैन विद्वानों ने तिरुकतकवेश्वर का नाम इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसने जीवक चिंतामणि नामक प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की थी। इसी समय तोला मुक्ति नामक जैन विद्वान ने प्रसिद्ध शूलमणि काव्य लिखा था। पन्ना नदी नामक जैन विद्वान ने कहते हैं नत्रुत नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। कला की बात करें तो ये कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। अधिकांश चोल नरेश कला प्रेमी थे, अतः उन्होंने कला के विकास और मुख्यतः स्थापत्य कला के विकास में गहरी रुचि प्रदर्शित की थी। चोल नरेश जो हैं उन्होंने सिंचाई सुविधा के विस्तार, बाढ़ से जनधन की रक्षा के लिए कावेरी और अन्य नदियों के जल प्रवाह को विशाल पाषाण खंडों से रोककर विशाल बांधों का निर्माण करवाया, जिनमें से
गंगेकोंड चोलपुरम के निकट राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया बांध 16 मील लंबा था। चोलकालीन कला की वास्तविक अभिव्यक्ति उस काल में बने मंदिरों में दृष्टिगत होती है। इस काल में मंदिरों में हिंदू मंदिर स्थापत्य की द्राविड़ शैली का प्रयोग हुआ था। चोलकालीन मंदिरों की कला की प्रशंसा करते हुए फर्ग्यूसन लिखते हैं कि चोल कलाकारों की कृतियों में दैत्य की योजना और स्वर्णकारों की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में जो कुछ मंदिर हैं विशेष हैं वो हैं कौरंगनाथ का मंदिर। यह मंदिर त्रिचनापल्ली जिले के श्री निवासनलूर नामक स्थान पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक परांतक प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर मंडप, गर्भगृह और अंतराल से युक्त है। गर्भगृह पर 20 फीट ऊंचा शिखर बना हुआ है। मंदिर के विमान पर उभरी हुई मूर्तियां अंकित हैं, जिनमें काली की मूर्ति मुख्य है। काली की मूर्ति के एक और लक्ष्मी और दूसरी ओर सरस्वती की मूर्ति अंकित है। काली की मूर्ति के नीचे एक असुर की मूर्ति बनी हुई है। यह मंदिर आकार की दृष्टि से छोटा और कला की दृष्टि से साधारण है। पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि कोरंगनाथ का मंदिर चोल कला का प्रारंभिक उदाहरण है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यह दक्षिण भारत का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था और यह मंदिर चोल स्थापत्य कला का विकसित रूप है। इस मंदिर के चतुर्दिक दीवार बनी हुई है। मुख्य मंदिर के 4 अंग हैं, गर्भगृह है, मंडप है, अर्धमंडप है और बहिर्भाग है। मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका शिखर है। शिखर 3 भागों में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। आधार है, मध्य भाग है और शीर्ष भाग है। आधार की लंबाई चौड़ाई 82 इंच और ऊंचाई 50 इंच है, जो कार्निश द्वारा 2 भागों में विभक्त है। मध्य भाग जो है वो हाथी की सूंड के समान है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता गया है। शिखर के शीर्ष पर एक गोला बना हुआ है, जिसके चारों ओर 4 पंखदार ताक बने हुए हैं। गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर यह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बना था। इसकी स्थापत्य शैली जो है वो तंजौर मंदिर की शैली के समान है। यह आयताकार मंदिर है, जिसकी लंबाई 340 फीट और चौड़ाई 110 फीट है। मंदिर का शिखर जो है 150 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के 5 भाग हैं, गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप और बहिर्भाग। मंदिर के शिखर का आधार जो है वो 100 वर्ग फीट में बना है, जिसके ऊपर क्रमशः छोटी होती हुई 6 मंजिलें बनी हुई हैं। शिखर के शीर्ष पर गोला बना हुआ है। इन मंदिरों के अतिरिक्त भी चोल शासनकाल में अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। इनमें से अधिकांश मंदिर तंजौर जिले में बनाए गए हैं, जिनमें से एक मुख्य है सुब्रमण्य मंदिर, जो अपने अलंकृत शिखर के लिए प्रसिद्ध है। एक है मंदिर ऐरावतेश्वर मंदिर। यह तंजौर जिले के दरसुरा नामक स्थान पर बना है। इस मंदिर का मंडप रथाकार है, जिसमें हाथी जुते हुए हैं। त्रिभुवनेश्वर मंदिर यह तंजौर जिले में स्थित है, अपनी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल में मंदिरों के साथ उत्कृष्ट मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। इस काल में बनी नटराज की मूर्तियां अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा विष्णु, गणेश, यक्षों, अप्सराओं और राक्षसों की भी अनेक सुंदर मूर्तियां इस काल में बनाई गई हैं। अतः हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि चोल वंश के शासकों ने राजनीतिक उपलब्धियों के साथ कला और साहित्य के क्षेत्र में भी महान उपलब्धियां प्राप्त की थी। चोलों की उपलब्धियों के संबंध में नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि स्थानीय स्वशासन, कला, धर्म, विद्या में तमिल देश श्रेष्ठता की उस सीमा पर पहुंच गया, जहां तक आने वाले युग कभी भी नहीं पहुंच सके।